हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम CSCS योगिता हरजानी। आज के वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेने वाले हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट चैप्टर के। ना रिवीजन वीडियो मैं ऑलरेडी शूट करके अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक यहाँ आई बटन में रहेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, यू कैन चेक इट आउट। Before we start this video, make sure you subscribe to this channel and also share it with your friends. Okay, so let's start. So let's see the first question. पहले क्वेश्चन में बहुत सिंपल चीज़ पूछा है कि अगर कोई कंपनी डिपॉजिट्स रेज करती है, भले वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, उनका कुछ फिक्स टेन्योर होता है। टेन्योर के एंड में कंपनी को रीपेमेंट करना होता है उस डिपॉजिट के अमाउंट का डिपॉजिट होल्डर्स को। What if the company does not make the payment? अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो कितना पेनल इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, ये सवाल आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शंस आर 12%, 15%, 18%, 24%। Now यहाँ हमारा रेफरेंस इज रूल नंबर 17। रूल 17 ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स में लिखा है दैट 18% पर एनम इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा फॉर द डिफॉल्ट पीरियड। ठीक है, 2 साल का टेन्योर है और अगर कंपनी 2 साल की जगह 2.5 साल में रीपेमेंट करती है तो वो जो 6 मंथ्स का डिले हुआ है उसके लिए 18% पर एनम इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। सो दैट्स योर आंसर सी। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कंपनीज एक्ट 2013 के स्टार्ट होने से पहले अगर कंपनी ने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करके रखा है तो उसका भी कोई टेन्योर होगा, राइट। मान लीजिए कंपनीज एक्ट स्टार्ट होने के बाद जब रीपेमेंट की बारी आती है उस डिपॉजिट की, तो कंपनी टाइम से रीपे नहीं कर पा रही है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनी चाहती है कि वो डिपॉजिट का जो टेन्योर है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, राइट। सो वो एक्सटेंशन चाहती है रीपेमेंट के लिए। उसके लिए उसको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, किसको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, राइट। ये बात आपकी पूछी गई है यहाँ पर। सो यहाँ द ऑप्शंस आर द ट्रिब्यूनल, रजिस्ट्रार, सेंट्रल गवर्नमेंट और द कोर्ट। सी द रेफरेंस यूज्ड हियर इज सेक्शन 74। सेक्शन 74 बोलता है कि कभी कंपनी अगर कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 से पहले अगर कभी किसी कंपनी ने कोई डिपॉजिट रेज किए हैं तो जैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 कमेंस होता है उसके 3 साल के अंदर अंदर कंपनी को उस डिपॉजिट का रीपेमेंट करना है, या तो 3 साल या फिर द टेन्योर ऑफ दैट डिपॉजिट, उसमें से विचएवर इज अर्लियर उतने टाइम के अंदर अंदर कंपनी को रीपेमेंट करना पड़ेगा उस डिपॉजिट का, राइट। अगर वो नहीं कर पाती है तो इन दैट केस उसको एक्सटेंशन मांगना पड़ेगा और एक्सटेंशन मांगने के लिए उसको ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा विच इज़ NCLT, राइट। दिस इज व्हाट सेक्शन 74 सेज। सो ये क्वेश्चन में यही बात तो पूछा गया है कि अगर कंपनी को एक्सटेंशन चाहिए, वो 3 साल या टेन्योर के अंदर पेमेंट नहीं कर पा रही, तो ऐसे में वो किसके पास जाएगी एक्सटेंशन मांगने के लिए। सो यहाँ पर द आंसर इज ट्रिब्यूनल के पास जाएगी विच इज़ NCLT। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें एलिजिबल कंपनी के बारे में पूछा है कि अगर कोई एलिजिबल कंपनी है जो पब्लिक से डिपॉजिट रेज कर रही है तो वी नो कि उसको क्रेडिट रेटिंग लेना ज़रूरी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, अब वो क्रेडिट रेटिंग जो लेनी है इस एलिजिबल कंपनी को वो कब लेनी है, राइट। ये बात आपकी पूछी गई है क्वेश्चन 3 के अंदर, राइट। सो रेफरेंस हियर इज सेक्शन 76। सेक्शन 76 में देखिए लिखा है कि कभी कोई एलिजिबल कंपनी अगर पब्लिक से डिपॉजिट रेज करती है तो एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ दैट डिपॉजिट हर साल कंपनी को क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है, और रजिस्ट्रार को भी सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। सी द ऑप्शंस आर एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, ईदर A or B, at least once in a year. So your correct answer here is D, which is at least once in a year. Now the next question. It's question 4. Question 4 में ये पूछा गया है कि कभी डिपॉजिट्स रेज होते हैं तो जो ट्रस्टी अपॉइंट होता है उस ट्रस्टी के लिए जो ट्रस्ट डीड बनाई जाती है उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या है और वो ट्रस्ट डीड कब तक एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, वो बात पूछी गई है इन योर क्वेश्चन 4। नाउ यहाँ रेफरेंस इज योर रूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स। ठीक है, रूल 7 के अंदर ये लिखा है कि अगर कंपनी डिपॉजिट्स इशू करती है तो कंपनी को एक सर्क्यूलर इशू करना पड़ता है विच इज़ बेसिकली एन एडवर्टाइजमेंट, ताकि मेंबर्स या पब्लिक को पता रहे कि डिपॉजिट की डिटेल्स क्या हैं, राइट। सर्क्यूलर इशू करने से एटलीस्ट 7 डेज प्रायर कंपनी को ट्रस्ट डीड भी एग्जीक्यूट करनी पड़ती है विथ द ट्रस्टी। ठीक है, डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है, उसके साथ एक डीड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। डीड में बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं उस ट्रस्टी के लिए, राइट। इसका जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है दैट इज योर DPT2 फॉर्म, राइट। सो अकॉर्डिंगली हमें आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट डीड का फॉर्म है DPT2 और उसे सर्कुलर के इशू होने से 7 दिन पहले
कंपनी को एग्जीक्यूट करना होता है मिनिमम, राइट। सो अकॉर्डिंगली हमारे देखिए 4 ऑप्शंस हैं, DPT2 एंड 7 डेज, DPT2 एंड 5 डेज, DPT3 एंड 7 डेज, DPT3 एंड 5 डेज। सो हमारा करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी DPT2 7 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट XYZ प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में तीन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपको। इन तीनों में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स है आपको वो पॉइंट आउट करके अकॉर्डिंगली ऑप्शन मार्क करना है, राइट। सो द फर्स्ट first statement given about XYZ Private Limited is that it can raise deposits from its members, ये अपने members से deposits raise कर सकते हैं। Second statement is deposits का maximum tenure 4 साल तक का हो सकता है। The third statement is कि minimum tenure deposits का 3 महीने हो सकता है। अब इनमें से कौन सी statement correct है और कौन सी गलत है। देखिए यहाँ हम XYZ Private Limited की बात कर रहे हैं, it is a private company, ठीक है। सो रेफरेंस हियर इज रूल नंबर 3 ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स। इन रूल्स के अंदर लिखा है कि प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर्स से अप टू 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इतना अमाउंट डिपॉजिट की तरीके से रेज कर सकती है, पब्लिक से रेज नहीं कर सकती वो डिपॉजिट्स, राइट। अच्छा, रूल 3 के अंदर ये भी लिखा है कि अगर डिपॉजिट रेज किए जाते हैं तो उसका मैक्सिमम टेन्योर 36 मंथ्स है और मिनिमम टेन्योर 6 मंथ्स है, ठीक है। अगर 6 मंथ से कम के टेन्योर के लिए कंपनी डिपॉजिट रेज करना चाहती है तो मिनिमम से मिनिमम 3 मंथ्स के लिए कर सकती है, बट उसके लिए 2 एडिशनल कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड हैं। दैट इज कि शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए ही मिनिमम 3 मंथ्स का टेन्योर हो सकता है एंड अप टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तक का ही अमाउंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। सो यहाँ अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि ये प्राइवेट कंपनी मेंबर से डिपॉजिट रेज कर सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 4 साल का टेन्योर नहीं हो सकता डिपॉजिट का। थर्ड स्टेटमेंट भी इन अ वे गलत है क्योंकि 3 मंथ्स का जो टेन्योर है डिपॉजिट का वो तभी पॉसिबल है अगर 2 एडिशनल कंडीशंस जो रूल 3 में लिखी हैं वो सेटिस्फाई की जाए, अदरवाइज ये 3 महीने का कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन द डिपॉजिट्स, राइट। सो अकॉर्डिंगली देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास। द फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेटमेंट 1, सेकेंड इज स्टेटमेंट 1 and 3, देन इज ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द फोर्थ वन इज स्टेटमेंट 1 and 2। सो यहाँ करेक्ट आंसर इज ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूमा लिमिटेड के बारे में है। पूमा लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। ये पब्लिक से डिपॉजिट्स रेज करना चाहती है फॉर द अमाउंट ऑफ 10 करोड़ रुपीज़, ठीक है। इसने अब जो डिपॉजिट्स वो पब्लिक से रेज कर रही है उसके अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी भी रख रखी है। सिक्योरिटी जो है वो लैंड की है, ठीक है। अभी जो लैंड की सिक्योरिटी है, लैंड का वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर 12 करोड़ रुपीज़ दिखा रहा है, राइट। लेकिन इस लैंड की मार्केट वैल्यू जो है वो सिर्फ 9 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। सो इज़ इट राइट और इज़ इट रॉन्ग, इस हिसाब से हमें आने वाले 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है, राइट। सो यहाँ 4 ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि अगर सिक्योरिटी जो भी कम है उसकी वैल्यू हमें सर्कुलर के अंदर लिखनी पड़ेगी। सेकेंड ऑप्शन ये कह रहा है कि एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि बोथ द A and B ऑप्शंस आर करेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेइंग नन ऑफ द अबव, राइट। देखिए यहाँ हमारा रेफरेंस इज गोइंग टू बी सेक्शन नंबर 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट। यहाँ पर हम एक पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं जो पब्लिक से डिपॉजिट्स रेज कर रही है। सो सर्टनली ये कंपनी एलिजिबल कंपनी होगी तभी ये पब्लिक से डिपॉजिट्स रेज कर रही है। सो उससे रिलेटेड हमारे पास है सेक्शन 76। सेक्शन 76 बोलता है कि अगर पब्लिक से डिपॉजिट रेज किए जा रहे हैं तो वो कंपल्सरली सिक्योर्ड होने चाहिए और साथ ही साथ वो जो सिक्योरिटी दी हुई है वो सिक्योरिटी की वैल्यू डिपॉजिट की वैल्यू के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, राइट ना। यहाँ पर डिपॉजिट्स रेज किए जा रहे हैं 10 करोड़ के, लेकिन ये जो लैंड है उसकी करंट मार्केट वैल्यू सिर्फ 9 करोड़ है, यानी कि एक्चुअल जो सिक्योरिटी की वैल्यू है वो कम है फ्रॉम द डिपॉजिट अमाउंट। तो यहाँ पर एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कंपनी को। 1 करोड़ की एडिशनल सिक्योरिटी कंपनी को किसी भी हालत में लगानी पड़ेगी बिकॉज the market value of the security cannot be less than the deposit amount as per your section 76, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विच इज सिक्योर द डिपॉजिट विद एन एडिशनल सिक्योरिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, ये कह रहा है कि एक कंपनी है जिसने कुछ डिपॉजिट्स रेज किए हैं, ठीक है। अब वो जो डिपॉजिट्स हैं उनके लिए कंपनी सिक्योरिटी रखना चाहती है। तो वो जो सिक्योरिटी है, आधी सिक्योरिटी वो कोई टैंजिबल एसेट की रखना चाहती है और बची भी आधी सिक्योरिटी वो किसी इनटैंजिबल एसेट यानी कि किसी रजिस्टर्ड पेटेंट की रखना चाहती है। क्या वो कर सकते हैं एज पर शेड्यूल 3, ये आपसे पूछा गया है।
सो यहाँ पे द रेफरेंस इज रूल 6 ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। देखिए रूल 6 के अंदर लिखा है कि कंपनी कभी भी डिपॉजिट्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी लगा रही है तो वो सिक्योरिटी हैज़ टू बी कंपल्सरीली अ टैंजिबल एसेट, इट शुड नॉट बी एन इंटैंजिबल एसेट। तो यहाँ कंपनी रजिस्टर्ड पेटेंट यूज़ नहीं कर सकती, सिर्फ वो लैंड या कोई भी टैंजिबल एसेट को ही सिक्योरिटी की तरीके से लगा सकती है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली हमें 4 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए 4 ऑप्शंस क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट द कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। सेकेंड ऑप्शन इज दैट सिक्योरिटी कैन नॉट बी इनटैंजिबल इन नेचर, यही सही लग रहा है, फिर भी हम बाकी की 2 ऑप्शंस देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन इज सिक्योरिटी can be tangible or intangible as long as the market value is more than the deposit amount। ये थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि टैंजिबल हो या इंटैंजिबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अमाउंट जो डिपॉजिट का है वो कवर हो जाना चाहिए बाय द सिक्योरिटी। एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। सो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी, विच इज सिक्योरिटी कैन नॉट बी इंटैंजिबल। दिस इज एज पर रूल 6। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 बात कर रहा है PQR लिमिटेड के बारे में, जिन्होंने पब्लिक से कुछ डिपॉजिट्स उठा रखे हैं। ठीक है, नाउ ये कह रहा है कि 2 करोड़ के कुछ डिपॉजिट्स हैं जो इस PQR लिमिटेड को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रीपे करने हैं। टेन्योर खत्म हो रहा है डिपॉजिट्स का, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी को 2 करोड़ का रीपेमेंट करना है। सो इस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 30 अप्रैल तक कितना अमाउंट इस कंपनी को DRR यानी कि डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में डालना पड़ेगा इन अ सेपरेट शेड्यूल बैंक, ये पूछा जा रहा है, राइट। अकॉर्डिंगली आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 करोड़, 50 लाख, 40 लाख एंड 20 लाख। ठीक है, सो देखिए यहाँ हमारा रेफरेंस इज योर रूल 13 ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स। देखिए इस रूल्स में लिखा है कि 20% ऑफ द डिपॉजिट्स विच आर मेच्योरिंग इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, उतना अमाउंट आपको DRR में डालना है इन अ सेपरेट शेड्यूल बैंक टिल द 30th ऑफ अप्रैल। तो हमें यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा 20% ऑफ 2 करोड़ रुपीज़, ये आ जाएगा आपका 40 लाख रुपीज़, राइट। सो हमारा करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 40 लाख हियर। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये पूछ रहा है कि एक कंपनी है विच इज़ PwC प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का नेटवर्थ है 500 करोड़ रुपीज़, क्या ये पब्लिक से डिपॉजिट रेज कर सकते हैं? ऑप्शन इज हाँ, दे कैन रेज डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एज पर सेक्शन 76। सेकेंड ऑप्शन इज इट इज़ नॉट अलाउड। थर्ड ऑप्शन इज येस दे कैन रेज एज पर सेक्शन 73 एंड द फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। ओके, अब देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं PwC प्राइवेट लिमिटेड की, ये एक प्राइवेट कंपनी है। पहली बात तो ये, इसका नेट वर्थ 500 करोड़ रुपीज़ है। देखिए पब्लिक से कभी भी डिपॉजिट्स रेज करने होते हैं तो ओनली एंड ओनली द एलिजिबल कंपनी कैन रेज डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, ये बात लिखी है हमारी सेक्शन नंबर 76 के अंदर, राइट। नाउ इसके साथ में रूल 2 जो है, रूल 2 में एलिजिबल कंपनी क्या होता है वो भी बात लिखी है। एलिजिबल कंपनी एक पब्लिक कंपनी ही हो सकती है जिसका या तो नेट वर्थ इज मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ रुपीज़ और जिसका टर्नओवर इज मोर देन इक्वल टू 500 करोड़ रुपीज़। इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऐसी पब्लिक कंपनी को हम एलिजिबल कंपनी कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी की। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी कभी एलिजिबल कंपनी हो ही नहीं सकती और एलिजिबल कंपनी के अलावा कोई भी पब्लिक से डिपॉजिट रेज ही नहीं कर सकता। अकॉर्डिंगली ये PwC लिमिटेड पब्लिक से डिपॉजिट्स रेज नहीं कर सकती। सो द करेक्ट आंसर इज बी, नॉट अलाउड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। ये क्वेश्चन बात कर रहा है PLM लिमिटेड के बारे में, जो कि एक एलिजिबल कंपनी है। ये PLM लिमिटेड जो है ये 15 करोड़ रुपीज़ पब्लिक से डिपॉजिट्स की तरह रेज करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी बैलेंस शीट के कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। बताया हुआ है कि इसका पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इज 50 करोड़, 70 करोड़ एंड 30 करोड़। ना द क्वेश्चन इज ये पब्लिक से अब कितना अमाउंट तक का डिपॉजिट रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपसे सिर्फ मैक्सिमम लिमिट पूछी गई है कि एक एलिजिबल कंपनी पब्लिक से कितना डिपॉजिट रेज कर सकती है। ठीक है, वो कैलकुलेट करके बताओ और आपको पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ हमारा रेफरेंस इज रूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स। इन रूल्स के अंदर लिखा है कि एलिजिबल कंपनी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, इतना अमाउंट पब्लिक से डिपॉजिट की तरह रेज कर सकती है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वी विल हैव टू ऐड 50 करोड़, 70 करोड़ एंड 30 करोड़। इनका टोटल आ जाएगा 150 करोड़। इसका हमें 25% कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड दैट विल कम एज 37.5 करोड़। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37.5 करोड़ रुपीज़। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हम बात कर रहे हैं मैसेज XYZ लिमिटेड के बारे में, जो एक पब्लिक कंपनी है।
ना इस कंपनी की नेट वर्थ है 80 करोड़ रुपीज़ एंड इसकी टर्नओवर इज़ 600 करोड़ रुपीज़। आपसे पूछा गया है कि ये कंपनी एलिजिबल कंपनी है या नहीं है, इज़ इट एलिजिबल टू ऑब्टेन डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, सो यहाँ रेफरेंस हमारा यूज़ होगा रूल 2। रूल 2 के अंदर एलिजिबल कंपनी क्या होता है ये बात लिखी है। ठीक है, एलिजिबल कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ रुपीज़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, या फिर उसका नेट वर्थ 100 करोड़ रुपीज़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और वो कंपनी पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ देखिए नेट वर्थ इसका 80 करोड़ से 100 करोड़ से कम है, तो वो क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, लेकिन टर्नओवर जो है वो 600 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि 500 करोड़ से ज़्यादा है, एक क्राइटेरिया पूरा होता है। साथ ही साथ ये पब्लिक कंपनी है, सो इन अ वे वी कैन से दैट दिस इज एक्चुअली एन एलिजिबल कंपनी। देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा येस ए, विच इज़ कि ये जो XYZ लिमिटेड है वो एक एलिजिबल कंपनी है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन XYZ प्राइवेट लिमिटेड के बारे में है। देखिए इसका नेटवर्थ 80 करोड़ है, टर्नओवर 600 करोड़ है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था एग्जैक्टली वैसा ही। ठीक है, अब पूछा गया है क्या ये कंपनी एलिजिबल है पब्लिक से डिपॉजिट्स रेज करने के लिए। ठीक है, सो अगेन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन जो ऊपर वाला क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया एग्जैक्टली वैसा ही है। फ़र्क बस इतना है कि ये जो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें कंपनी प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी कभी एलिजिबल कंपनी हो ही नहीं सकती, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट रेज कर ही नहीं सकती। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली सेकंड ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा नो, दिस कंपनी इज़ नॉट एन एलिजिबल कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कंपनी अगर डिपॉजिट्स रेज कर रही है तो उसका जो सर्कुलर है वो ROC को कब तक सबमिट करना होता है। देखिए सर्कुलर इज़ बेसिकली एन एडवर्टीजमेंट जिसमें उस डिपॉजिट की सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। ये सर्कुलर अगर पब्लिक से डिपॉजिट्स रेज हो रहे हैं तो पब्लिक को दिया जाता है, अगर मेंबर्स से रेज हो रहे हैं तो मेंबर्स को हम सर्कुलर इशू करते हैं। ठीक है, अब मेंबर्स को या पब्लिक को ये सर्कुलर इशू करने से 30 डेज पहले ये सर्कुलर को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को सबमिट करना ज़रूरी है। ये बात कहाँ लिखी है, ये लिखी है बात सेक्शन 73 के अंदर। ठीक है, बस यही बात आपसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि ROC को कितने टाइम तक हमें ये सर्कुलर सबमिट करना होता है। इट हैज़ टू बी सबमिटेड 30 डेज बिफोर द इशू ऑफ द सर्कुलर, राइट। सो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस हैं, 10 डेज बिफोर द इशू, 20 डेज बिफोर द इशू, 30 डेज बिफोर द इशू या 45 डेज बिफोर द इशू। सो करेक्ट आंसर इज योर सी, विच इज़ 30 डेज बिफोर द इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि जो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व है इसे सिर्फ और सिर्फ किस काम के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा रेफरेंस आ जाएगा सेक्शन 73 का। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से जो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व है उसका करेक्ट यूज़ जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। देखिए 4 ऑप्शंस हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ओनली। ठीक है, सो सेक्शन 73 में लिखा है ये डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट्स के रीपेमेंट के काम आ सकता है और किसी काम नहीं आ सकता। अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विच इज़ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ओनली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कौन सा है। ना यहाँ हमारा रेफरेंस आ जाएगा रूल 16 का। रूल 16 के अंदर लिखा है कि हर कंपनी को हर साल एक डिपॉजिट्स का रिटर्न फाइल करना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, और उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इज़ फॉर्म DPT 3, राइट। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अकॉर्डिंगली हम 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शंस इज DPT 1, DPT 2, DPT 3 एंड DPT 4। सो करेक्ट आंसर हियर इज फॉर्म DPT 3। DPT 3 में हर कंपनी जिसने डिपॉजिट्स रेज किए हैं उसको डिपॉजिट का रिटर्न फाइल करना होता है रजिस्ट्रार को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कंपनी की डिपॉजिट्स में एक से ज़्यादा लोग साथ में डिपॉजिट्स को खरीदना चाहते हैं, दे वांट टू बाय द डिपॉजिट्स इन जॉइंट नेम्स, तो मैक्सिमम कितने लोग जॉइंटली एक डिपॉजिट को ले सकते हैं कंपनी से, राइट। सो यहाँ हमारा रेफरेंस इज रूल 3। रूल 3 में लिखा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एक डिपॉजिट के लिए 3 जॉइंट होल्डर्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा जॉइंट होल्डर्स नहीं हो सकते, राइट। सो हमारे ऑप्शंस देखिए क्या है, 2, 3, 5 and 10. So correct answer here is going to be 3. Next question says कि डिपॉजिट की जो रिसीट है वो कंपनी को कितने दिन के अंदर अंदर डिपॉजिट होल्डर को देनी होती है। ठीक है, कभी भी कंपनी डिपॉजिट्स रेज करती है तो डिपॉजिट का पैसा जैसे ही आ जाता है उसके कुछ प्रिस्क्राइब्ड डेज के अंदर अंदर कंपनी को एक पर्चे यानी कि रिसीट बनाकर देनी होती है डिपॉजिट होल्डर को।
ठीक है, इट इज़ बेसिकली एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट डिपॉजिट। तो वो कितने दिन के अंदर कंपनी को देना होता है डिपॉजिट होल्डर को ना। यहाँ पर हमारा रेफरेंस इज रूल 12। रूल 12 के अंदर लिखा है दैट ये जो डिपॉजिट रिसीट है ये 21 दिन के अंदर अंदर सबमिट करनी होती है कंपनी को, डिपॉजिट होल्डर को, राइट। सो अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ऑप्शंस देखिए 30, 21, 7 एंड 45। सो करेक्ट आंसर हियर इज 21 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 पूछ रहा है कि डिपॉजिट कभी भी इशू किया जाता है तो उसका एक फिक्स्ड टेन्योर होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभार डिपॉजिट होल्डर को उस टेन्योर से पहले ही वो जो सारे डिपॉजिट के पैसे हैं वो शायद कंपनी से वापस ज़रूरी पड़ जाए, राइट। इमरजेंसी हो मे बी डिपॉजिट होल्डर को, सो ही माइट वांट द मनी बैक, राइट। ऐसे केस में जो इंटरेस्ट परसेंटेज जो कंपनी दे रही है उस डिपॉजिट के ऊपर डिपॉजिट होल्डर को, वो कितना रिड्यूस हो जाएगा, वो बात पूछी गई है ऑन प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, राइट। ना यहाँ हमारा रेफरेंस इज रूल नंबर 15। रूल 15 कहता है कि अगर डिपॉजिट्स का प्री मेच्योर पेमेंट हो रहा है, टेन्योर से पहले ही रीपेमेंट हो रहा है, तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 1% से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो अगर कंपनी मान लो 12% इंटरेस्ट दे रही थी डिपॉजिट्स के ऊपर, सो प्री मेच्योर पेमेंट पे वो सिर्फ 11% ही इंटरेस्ट पे करेगी, राइट। सो अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सी फर्स्ट ऑप्शन से इज 1% रिडक्शन, सेकेंड ऑप्शन इज 2% रिडक्शन, थर्ड ऑप्शन इज 3% रिडक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन इज 4% रिडक्शन। करेक्ट आंसर हियर इज द फर्स्ट वन विच इज 1% रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी आसान है ये। पूछ रहे हैं यहाँ कि प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट्स किन से ले सकती है। अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम होम, राइट। ऑप्शंस है मेंबर्स से, पब्लिक से, बोथ मेंबर्स एंड पब्लिक से, या नन ऑफ द अबव से, ठीक है। सो यहाँ हमें रेफरेंसेस सेक्शन 73। सेक्शन 73 में साफ साफ लिखा है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के ही मेंबर्स से डिपॉजिट रेज कर सकती है, वो पब्लिक से डिपॉजिट रेज नहीं कर सकती। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए विच इज मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिपॉजिट रेज कर सकती है अपने खुद के मेंबर्स से, ठीक है। सो व्हाट इज दैट परसेंटेज ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। सो यहाँ हमारा रेफरेंस यूज होगा रूल 3 का। रूल 3 में लिखे हैं ये जो सारी मैक्सिमम अमाउंट्स हैं, कितना मैक्सिमम डिपॉजिट्स रेज कर सकती है कोई कंपनी, वो चीज़ हमारे रूल 3 में लिखी है। रूल 3 कहता है कि प्राइवेट कंपनी अप टू 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम जितना अमाउंट अपने खुद के मेंबर से रेज कर सकती है, राइट। अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन इज 10%, 25%, 100% एंड 35%। करेक्ट आंसर इज 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पब्लिक कंपनी जो है वो अपने खुद के मेंबर्स से कितना डिपॉजिट्स रेज कर सकती है, राइट। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक कंपनी अदर दैन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ठीक है। सो कोई भी पब्लिक कंपनी होती है या तो वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी होगी या अदर पब्लिक कंपनी होगी, ठीक है। सो यहाँ हम अदर पब्लिक कंपनीज की बात कर रहे हैं, वो अपने खुद के मेंबर से कितना डिपॉजिट्स रेज कर सकती हैं, ठीक है। अगेन द रेफरेंस इज रूल नंबर 3। रूल 3 कहता है कि अगर एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी है जो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, वो अपने मेंबर्स से अप टू 35% तक का ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम उतना अमाउंट रेज कर सकती है एज डिपॉजिट्स, राइट। सो हमारे ऑप्शंस देखिए क्या है, 10%, 25%, 35% एंड 45%। करेक्ट आंसर इज 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिजिबल पब्लिक कंपनी के बारे में बात करता है। ये कह रहा है कि एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से कितना डिपॉजिट्स रेज कर सकती है मैक्सिमम, राइट। सो अगेन हमारा रेफरेंस इज रूल 3। रूल 3 कहता है कि एक एलिजिबल कंपनी पब्लिक से मैक्सिमम अप टू 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम जितना अमाउंट रेज कर सकती है, राइट। सो अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन है 10%, 25%, 35% एंड 45%। करेक्ट आंसर इज योर 25%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिटर्न ऑफ डिपॉजिट जो है उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ काइंड ऑफ अ रिपीट क्वेश्चन। देखिए यहाँ रेफरेंस यूज होगा रूल नंबर 16 का, एंड जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है दैट इज योर DPT3 फॉर्म, ठीक है। DPT3 फॉर्म के अंदर डिपॉजिट रिटर्न फाइल करना पड़ता है हर कंपनी को जिसने भी डिपॉजिट्स रेज किए हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डिपॉजिट्स रेज करते हैं उसके लिए जो ट्रस्टी अपॉइंट होता है उसको अपॉइंट करने का फॉर्म कौन सा है। ठीक है, यहाँ बेसिकली ट्रस्टी को अपॉइंटमेंट का फॉर्म पूछा है। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रस्टी। सो ट्रस्ट डीड का आपका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म क्या है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए द फॉर्म इज DPT2 और यहाँ हमारा रेफरेंस यूज होगा रूल 7 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में कितना परसेंटेज अमाउंट जाता है ऑफ द डिपॉजिट्स दैट आर मैच्योरिंग इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। राइट, यहाँ रेफरेंस यूज होगा सेक्शन 73 के अंदर। सेक्शन 73 में लिखा है दैट अगले साल जितने भी डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं उसका 20% अमाउंट जो है वो डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व में जाना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली हमें आंसर सेलेक्ट करना होगा। सी ऑप्शंस आर 15%, 10%, 20% एंड 25%. करेक्ट आंसर इज सी 20%. So with this we have completed all the multiple choice questions relating to your chapter 5 of the Companies Act, which is acceptance of deposits. So make sure you subscribe to this channel. Also share this video with your friends and like it. If you have any more doubts, let me know in the comment section below. I would love to read it. So I'll see you again in another video soon, right? So bye bye.